अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 52 पे। सेक्शन नंबर 52 बात करता है कि अगर एक जजमेंट डेटर के खिलाफ पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री आई हुई है, फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी है, ए वर्सेस बी है, यहाँ पे बी के अगेंस्ट 2 लाख रुपए की डिग्री आ चुकी है, बी को 2 लाख रुपए ए को देने हैं। यहाँ पे बी डाइज, बी की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। यहाँ पे अब डिग्री जो है वो सी के अगेंस्ट, जो बी का लड़का है सी के अगेंस्ट अब डिग्री को पास करवाने की बात हो रही है। यानी कि अब सी के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी भी छोड़ के गया है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज तक की थी, 5 लाख रुपए तक की वैल्यू की प्रॉपर्टी सी के नाम करके गया है बी। अब क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को बिकवाया जा सकता है एंड जो प्रोसीड्स आएंगे वो ए को दे दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए जो हैं, अब सपोज 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच दोगे आप, एंड फिर जो भी पैसे आएंगे उसमें से 2 लाख रुपए ए को दे दोगे एंड बाकी के जो बचे हुए 3 लाख रुपए वो 3 लाख रुपए है वो सी को दे दोगे आप। तो प्रॉपर्टी को बेच के भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो सकता है इन दिस केस। ओके, हाँ, लेकिन अगर सी यहाँ पे आर्ग्यू करता है कोर्ट के सामने कि सर जो ये प्रॉपर्टी है ये तो मैं ऑलरेडी ही अटैचमेंट, लाइक जब इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ था या इस केस में जब डिक्री आई थी उससे पहले ही प्रॉपर्टी मैं बेच चुका हूँ। यानी कि केस में डिक्री आने से पहले ही जो प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए वाली मैं बेच चुका हूँ। अगर वो कोर्ट में ये चीज प्रूफ कर देता है तब तो ये प्रॉपर्टी फिर ऑब्वियसली अटैच नहीं हो पाएगी या और सेल भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सी ये प्रूव नहीं कर पाता कि उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी थी, इन दैट केस उसकी प्रॉपर्टी जो है उससे आप पैसा निकलवा सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रूव हो जाए कि सी ने डिक्री के आने के बाद फ्रॉड तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तब उस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो सकती है एंड उसको फिर सेल ऑफ किया जा सकता है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 53 पे। 53 पे हम आते हैं, एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी आ जाती है, सपोज यहाँ पे सी के पास जो प्रॉपर्टी आई है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऑपरेशन से आई है और वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सी के पास आई है सपोज बी के मरने के बाद, इन दैट केस उस प्रॉपर्टी को भी आप डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हो, उसको बेच सकते हो एंड जो पैसा आएगा वो जितना पैसा ए का ड्यू है 2 लाख रुपए, वो आप उस सेल से, उस प्रॉपर्टी को बेचने से जो भी पैसा आएगा वो ए को दे सकते हो। तो मतलब इस सिंपल सी बात इसमें ये बोलता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है ना वो भी एग्जीक्यूशन में यूज हो सकती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 55 की, जो कि बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी कि अगर एक सिविल प्रोसेस में आपको अरेस्ट करना है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा। सेक्शन नंबर 55 में हमको यही चीज गिवन है। इसका फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कि एक पर्सन को दिन के किसी भी टाइम में, एट एनी टाइम, एट एनी अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड फॉर वायलेशन ऑफ अ सिविल प्रोसेस। यानी कि कोई सिविल रॉन्ग आपने किए है, उसके लिए आपको अगर अरेस्ट करवाना है तो दिन के किसी भी टाइम आपको अरेस्ट किया जा सकता है। बट अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है एंड किसी के घर में घुस के अरेस्ट करना है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो रिस्ट्रिक्शंस है ना ये प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ये बोला गया है कि अगर आपको किसी के घर में घुस के अरेस्ट करना है, ड्वेलिंग हाउस में घुस के, इफ यू वांट टू अरेस्ट समवन ड्वेलिंग हाउस, ओके, तो उस केस में आप सिर्फ दिन के उजाले में ही वो काम कर सकते हो। यानी कि आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, इस दौरान ही जो है आप किसी के घर में घुस के अरेस्ट को कर सकते हो। ओके, तो एक सेफ गार्ड गिवन है सिविल प्रोसेस में अरेस्ट के लिए। क्रिमिनल प्रोसेस का जो अरेस्ट है उसमें ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो
उसके अरेस्ट के प्रोविजंस अलग से सेक्शन नंबर 41 ऑफ सीआरपीसी में गिवन है। बट यहाँ पे सिविल में हमको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपको किसी घर में घुस के अरेस्ट करना है तो वो दिन के उजाले में ही हो सकता है, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। ओके, अब अगर आपको किसी के घर में घुसना है एंड वो पर्सन दरवाजा नहीं खोल रहा है, ओके, तो आप सीधा दया की तरह दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं घुस जाओगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी अंदर पर्सन रह रहे हैं इस टाइम पे, उनको आपको वार्निंग देनी पड़ेगी कि अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे देन हम तोड़ के आ जाएंगे अंदर। तो अगर ये वार्निंग नहीं देते हो आप, तो सेक्शन नंबर 55 का वायलेशन है वो। इफ यू वांट टू ब्रेक अ गेट, घर में घुसने से पहले आपको उस गेट को तोड़ना है अगर, तो आपको पहले वार्निंग देनी पड़ेगी अंदर जो बैठे हैं उनको कि आप खुद से ही खोल लो वरना फिर हमको तोड़ना पड़ेगा। अब एक बार आपने घर को का जो दरवाजा है उसको तोड़ दिया, उसके बाद आप घर के किसी भी रूम में एक्सेस कर सकते हो टू अरेस्ट अ पर्सन। किसी को अरेस्ट करने के लिए आप घर के किसी भी रूम में आप जा सकते हो। अगर लेकिन किसी रूम में कोई ऐसी वुमेन मौजूद है जो नॉर्मली पब्लिक में नहीं आ सकती हैं, उनकी कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो नॉर्मली पब्लिक में बाहर नहीं आती हैं, इस केस में ऐसी वुमेन को आपको पहले सूचित करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इन्फॉर्म हर दैट यू कैन लीव दिस प्लेस। हम इसमें जो किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इस रूम की छानबीन करने के लिए आ रहे हैं, तो पहले आपको इस वुमेन को सचेत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इन्फॉर्म हर एंड देन ओनली यू कैन एक्सेस दैट रूम। तो यही चीज हमको याद रखनी सेक्शन नंबर 55 में। ओके, ये जो प्रोसेसेस है यही चीज हमको याद रखनी है बस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 56 पे। 56 बोलते हैं कि अगर आपको पेमेंट ऑफ मनी के केस में किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, इफ यू वांट टू अरेस्ट अ वुमेन इन अ पेमेंट ऑफ मनी केस, तो वो आप नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 56 बोलते हैं कि अगर पेमेंट ऑफ मनी का केस किसी वुमेन के खिलाफ चालू हो रखा है तो उसमें उस वुमेन का अरेस्ट नहीं हो सकता। सेक्शन नंबर 57 ये बात करता है सबसिस्टेंस अलाउंस की, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना कि जजमेंट डेटर जो है, अगर आप उसको जेल में बंद कर देते हो तो उसकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। इसको ध्यान रखते हुए ये सेक्शन नंबर 57 डिवाइस किया गया है। इसमें ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर सकती है कि भाई इस पर्सन को इतना अमाउंट मिलेगा, इस जजमेंट लेटर को इतना अमाउंट मिलेगा आफ्टर ही इज अरेस्टेड। तो उस किसी भी जजमेंट लेटर के अरेस्ट के बाद उसको एक छोटा सा अमाउंट मिल सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिस अमाउंट से उसके घर में अगर कोई लोग रहते हैं उनकी देखभाल के लिए वो अमाउंट यूज हो सकता है। तो यही चीज सेक्शन नंबर 57 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अमाउंट फिक्स कर सकता है एंड फिर जजमेंट लेटर को ये अमाउंट मिल सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 58 पे। सेक्शन नंबर 58 ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है फॉर पेमेंट ऑफ मनी केस, यानी कि अगर एक पर्सन है वो पैसे वापस नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के, प्लेंटिफ के पैसे एक डिफेंडेंट वापस नहीं कर रहा है और डिफेंडेंट के खिलाफ डिक्री आ जाती है, इस केस में उसको कितने टाइम तक के लिए जेल हो सकती है, इसके बारे में सेक्शन नंबर 58 बात करता है। ओके, इसमें यह बोला गया है कि अगर जो डिफॉल्ट है पैसे का वो 0 से लेकर 2000 तक के बीच का है, तब आपको कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती, तो आपको सिविल प्रिजन में बंद नहीं किया जा सकता। अगर 2000 से 5000 तक के बीच का 2000 से 5000 तक के बीच का डिफॉल्ट आपने किया है और आप पैसे नहीं दे रहे हो, डिक्री अमाउंट नहीं पे कर रहे हो, तब आपको 6 हफ्ते तक की इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम हो सकती है। और अगर जो डिफॉल्ट का अमाउंट है वो 5,000 रुपीज से ज्यादा है, इस केस में 3 महीने तक की आपको मैक्सिमम सजा हो सकती है, लेकिन सिविल प्रिजन में। आपको ये चीज याद रखनी है, सीपीसी में जितने भी हम जब भी जेल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल जेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो पुलिस लॉकर रूम थाने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिविल जेल की। और सिविल जेल जो होती है ना डिफरेंट होती है, वहां पे क्रिमिनल जेल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं और इतनी खराब सिचुएशन वहां पे नहीं होती है, क्रिमिनल्स के साथ आपको नहीं बिठाया जाता है।
ओके, तो ये स्केल आपको याद रखना है बेसिकली। बस 6 वीक्स का मतलब 1.5 महीना ही हो जाता, लेकिन आपको 6 वीक्स ही याद रखना है, 1.5 महीना भूल जाओ, बिकॉज 6 वीक्स आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे। जो बेरड की लैंग्वेज है उसमें 6 वीक्स ही लिखा हुआ है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 58 के क्लॉज 2 पे। सर क्लॉज 2 भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि अगर एक पर्सन ने, सपोज उसने 10,000 रुपए का डिफॉल्ट किया था और उसको 3 महीने तक की सजा हो गई है, उसने वो पूरी की पूरी काट ली, उसके बाद क्या ये माना जाएगा कि इस पर्सन का जो डेट था वो माफ हो गया? अगर उसने जेल में टाइम बिता दी है, इसका ये मतलब है कि उसको पैसे देने नहीं पड़ेंगे? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। एंड इस पर्सन को पैसे देने पड़ सकते हैं, अभी भी उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अब ये हो सकता है कि इस पर्सन को दोबारा से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो एक बार अगर किसी पर्सन को 3 महीने तक के लिए मैक्सिमम, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और उसके बाद जब वो रिलीज होकर बाहर आता है, उसके बाद उसको सेम डेट के लिए, सेम डिग्री के लिए दोबारा से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसको पैसे जरूर देने पड़ेंगे। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 59 पे। सेक्शन नंबर 59 बात करते हैं रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, यानी कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है फॉर सिविल प्रोसेस, और बाद में पता लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इल है, इस केस में उसका जो अरेस्ट वारंट है उसको आप कैंसिल करवा सकते हो। ओके, क्लॉज 1 इसका यही बोलता है, अरेस्ट वारंट जो है वो कैंसिल हो सकता है। सर क्लॉज 2 ये बोलता है कि एक पर्सन जो अरेस्ट हो चुका है, एक पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन अरेस्टेड, अब हम क्लॉज 2 पे आए हैं, अ पर्सन हैज बीन ऑलरेडी अरेस्टेड, इस केस में भी इस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है अगर इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है तो। ओके, इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी बी अरेस्टेड, इसको भी आप रिलीज कर सकते हो इफ हिज हेल्थ इज खराब। ओके, अब इसका क्लॉज नंबर 3 बात करता है कि अगर कोई ऐसा पैंडेमिक चल रहा है, समझ लीजिए कोविड-19 ही चल रहा है, उस केस में ये 59 क्लॉज 3A काम आ सकता है। इसमें बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी ऑर्डर कर सकता है कि पूरी की पूरी सिविल प्रिजन जो है ना वो खाली की जाए, क्योंकि अगर नहीं खाली करी गई तो वहां पे कोविड फैल सकता है। ऐसे ऑर्डर अगर स्टेट गवर्नमेंट करता है तो भी उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है। ओके, इसका क्लॉज नंबर 4 ये बोलता है कि सेक्शन नंबर 59 में जिस भी पर्सन को ये इलनेस के लिए रिलीज किया गया ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलनेस और कॉन्टेजियस इलनेस, ये क्लॉज 3A में जो हमने पढ़ा है, कॉन्टेजियस डिजीज का अगर फैल रहा है, इन ग्राउंड्स पे अगर किसी पर्सन को रिलीज किया है, देन उसको दोबारा से अरेस्ट करके आप लेके आ सकते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक बार रिलीज कर दिया तो आपको दोबारा लेके नहीं आ सकते। अगर आपको इलनेस के ग्राउंड पे या फिर किसी डिजीज के फैलने के ग्राउंड पे रिलीज किया गया, उस केस में आपको दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 58 में हमने पढ़ा था कि आपको एक बार जब आपको रिलीज कर देते हैं सिविल प्रिजन से, तो आपको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जनरल प्रोविजन था, 59 एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, एंड यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक ग्राउंड पे ही छोड़ा जा रहा है जो कि है इलनेस का ग्राउंड, एंड इसलिए आपको जब आप ठीक हो जाओगे तो दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, एंड देयर इज अ रूल दैट स्पेसिफिक प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। तो ये चीज हमको याद रखनी है बस।